तो मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है, ऐसा कहा है। और इन प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन भी किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। खबर है कि मोदी सरकार कल यानी 5 अगस्त को ही संसद में इस बिल को ला सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाँच अगस्त, जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिस दिन धारा 370 हटाने का बिल आया, उसी 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है मोदी सरकार 5 अगस्त 2024 यानी कल वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों का दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। खबर है कि मोदी सरकार सोमवार को ही संसद में इस बिल को ला सकती है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए और ऐसा कानून। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबरों के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बता दिया। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। देश भर में 32 राज्य ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। इनमें यूपी का नंबर सबसे पहला है। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,700 से ज्यादा संपत्तियां हैं, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास 3,000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। गुजरात वक्फ बोर्ड के पास 11,200 से ज्यादा संपत्तियां हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642 संपत्तियां हैं। हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 1,287, तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291 संपत्तियां हैं। कुछ ऐसे ही आंकड़े कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी हैं। वहां भी वक्फ बोर्ड के पास कई संपत्तियां दर्ज है। यानी वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर अपना दावा करता है उसे साबित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तमिलनाडु के सरकार में मंत्री SS शिवशंकर ने कि भगवान राम पर दिए गए बयान पर अब सियासी बवाल हो गया है।
तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था। अगर उनका जन्म हुआ तो वे भगवान नहीं हो सकते। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल। एमके स्टालिन के मंत्री ने राम के वजूद के मांगे सबूत। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल, सियासी बवाल। நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது. भगवान श्री राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार राम पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में परिवहन मंत्री एस शिवशंकर। बयान भी ऐसा जिसमें वो भगवान राम के जन्म से जुड़े सबूत मांग रहे हैं तो कभी उन्हें अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री के बयान से सियासत इतनी तेज हो गई कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள்। भगवान राम पर एक बार फिर से सबूत मांगे तो संतों से लेकर सियासतदानों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया तो किसी के लिए उनका यह बयान अभिव्यक्ति की आजादी समझ आई तो किसी ने आस्था पर ऐसे बयान देने को सही नहीं ठहराया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का हिंदू, सनातन और राम विरोधी घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कुत्सित मानसिकता के शख्स तमिलनाडु के परिवहन मंत्री है, नाम है एस शिवशंकर। वो कहते हैं कि राम जी के भगवान होने के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रभु राम की पूजा ही नहीं होनी चाहिए। अरे भस्मासुर, कण कण में बसे प्रभु राम पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने नाम का तो ख्याल कर लेते। देखिए, ये तो आस्था का सवाल है, किसी को किसी पर आस्था है, किसी को किसी पर आस्था है। मेरा ख्याल है इस पर किसी तरह का कमेंट करना, तनकीद करना मुनासिब नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले एस शिवशंकर जिस पार्टी डीएमके से जुड़े हैं, उनके सबसे बड़े नेता करुणानिधि भी कह चुके थे कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उनके अलावा भी दक्षिण भारत से कई नेता सनातन और भगवान राम पर सवाल उठा चुके हैं। अब एक बार फिर से राम पर सवाल उठा तो राम भक्त फिर से गुस्से में दिखने लगे। भगवान राम पर टीका टिप्पणी किया है, ये संत समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज पर कुठाराघात किया है। इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, अपने पूर्वजों के बारे में इनको जानकारी नहीं है और भगवान राम के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इनको कठिन से कठिन और कठोर कार्रवाई इनके साथ किया जाए। भगवान राम एक बार फिर से सियासत के केंद्र बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर विरोध तेजी से होने लगा है। सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाना ठीक है? आएंगे तो मोदी ही। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नारा जमकर गूंजा। बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार इसी नारे के इर्द गिर्द घूमा। नारे के अनुरूप बीजेपी का संकल्प भी पूरा हुआ और तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता पर काबिज भी हुई। अब एक बार फिर आएंगे तो मोदी ही की गूंज सुनाई दी है। चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे। विपक्ष को जो बोलना है वो बोलने दीजिए। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2029 में मोदी सरकार बनेगी।
और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना ही होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। और अब बात सागर की। सागर से ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको दहला दिया। 9 घर के चिराग बुझ गए। संडे का दिन है, गांव में महाकथा का आयोजन था, शिवलिंग का निर्माण हो रहा था। बच्चे जर्जर मकान के बगल में पूजा कर रहे थे, तभी भरभराकर जर्जर मकान की दीवार धराशायी हो गई और फिर सुनाई दी तो चीख पुकार। बुझ गए 9 चिराग, मौत की दीवार, मातम, चीख पुकार। जर्जर मकान, जमींदोज जिंदगी। मासूमों की मौत, कौन गुनहगार? मलबे में सपनों ने तोड़ा दम। अनकही फरियाद, मेरा लाल लौटा दो। इस मलबे में न जाने कितने परिवार के सपनों ने दम तोड़ा है। इस मलबे में वो मातम है जिससे हर कोई गमगीन है। एक साथ 9 घरों के चिराग का बुझ जाना। महसूस कर रहे हैं क्या इस दर्द को? समझ सकते हैं उन माओं की चित्कार को जिन्हें उनका लाडला कलेजे का टुकड़ा अब कभी दिखाई नहीं देगा। देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। सागर से 50 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण महाकथा का आयोजन था। संडे का दिन था, बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी आए, लेकिन मौत के मुंह में ऐसे समा गए कि पूरे गांव में हर कोई दहल उठा। सागर में बारिश का कहर जारी है। 2 दिनों से आसमानी आफत बरस रही है जो तबाही लेकर आई उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों की मौत इस जर्जर मकान के गिरने से हुई। दरअसल जर्जर मकान के बगल में बच्चे पूजा कर रहे थे, तभी 50 साल पुराने इस मकान की दीवार भर कर गिर गई। दीवार गिरी और 9 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। जेसीबी से मलबा हटा तो बच्चों की लाशें दिखाई दी। 8 से 15 साल की उम्र थी उन मासूमों की। घायल 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आए। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मैंने माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय शैलेंद्र जी, सबको मौके पर भेजा है। हमारे नेता सही सब लोगों से कहा है और जो घटना घटी है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करेंगे कि ये जो निजी भवन इस प्रकार के घटना घटते हैं जिनके संबंध में सरकार तुरंत पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। आखिर जिम्मेदार क्यों लापरवाह हो गए? क्यों जर्जर मकानों को पहले चिन्हित नहीं किया गया? मासूमों का गुनहगार कौन कौन है? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो महिला बच्चों के साथ मोमोज खाने गई थी। सड़क पर लगे ठेले पर परिवार मोमोज का लुत्फ उठा रहा था। तभी अचानक महिला की पीठ पर गोली लगी और वो बेहोश होकर गिर गई। आखिर मोमोज और गोली की ये पहेली क्या है? खुलासा हैरान कर देगा। दहशत की गवाही दे रहे हैं ये टूटे कांच, बिखरा खून। मुरैना के इस फूड कॉर्नर पर एक महिला बच्चों के साथ मोमोज खा रही थी, लेकिन मोमोज उसे इतना महंगा पड़ा कि महिला की जान पर ही बनाई। मोमोज खाने आई महिला हेमलता को गोली लगी। गोली सीधे पीठ पर लगी,
फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मुरैना के पोरसा थाना इलाके के पचपेड़ा रोड पर गोली चली। आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है, मोमोज के बदले गोली क्यों मिली, तो पूरा मामला तफसील से सुनिए। हुई थी कि विजेंद्र नाम और उसका मौसी का लड़का मेरे पास आया शाम के टाइम, तो उसने क्वार्टर के लिए पहले पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया, मेरे पास न पीता हूँ न पिलाता हूँ। दूसरी बात फिर मोमोज मांगे, मैंने बोला कोई बात नहीं ले लो। वहाँ से उसने शाम के टाइम गाली गलौज चालू कर दी। फिर वो मेरे एक छोटे भाई ने मना किया, गाली मत दो, बहुत हो गया, यहाँ पे आदमी सुनते तुझे गाली लगती है तो घर पे दे दिया कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मत। तो उसने वो नहीं माना। गणपतपुरा गांव का रहने वाला अभिलाख सखबार चाट का ठेला लगाता है, चाइनीज फूड बेचता है। अभिलाख से उसके ही गांव का रहने वाला विजेंद्र सखबार विवाद कर रहा था। शराब के नशे में विजेंद्र पैसे मांग रहा था, रुपए देने से मना करने पर झगड़ा बढ़ता गया। अभिलाख और उसके बेटे ने विजेंद्र को भगा दिया, लेकिन मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। विजेंद्र का भाई तिलक सखबार अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने आया। वहाँ पे धमकी दे के गया हमसे कि तू ठेला लगा लेना, सुबह ठेला लगा लेना, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं तू जा। हम शाम को चले गए हैं, फिर सुबह आए हैं तो सुबह इन्होंने हम जहाँ पे हम रेडी लगाते वहाँ पे इन्होंने अपनी टमाटर लगा रखी थी पहले से ही ऑलरेडी। हमने समझा बुझा के सरपंच साहब को बुलाया और भी लोगों को बुला के उनको हटवा दिया प्रेम से, और हमने माफ़ी भी मांग ली, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उसका भाई आ गया तिलक सिंह, ना तो उसने कुछ भी पूछा और आते ही मतलब हमारे पर गोली चला दी और हमारे सामान तोड़ फोड़ कर दी। कट्टा लहराते हुए तिलक सखबार आया, एक फायर पीटीएस स्कूल के पास किया, उसके बाद अभिलाख के ठेले पर आकर फिर झगड़ा करने लगा। 2 फायर हवा में किए, तीसरी गोली अभिलाख की तरफ थी, लेकिन ये गोली मोमोज खा रही महिला को जा लगी। गोली लगते ही महिला जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। पचपेड़ा पर आज एक झगड़े में एक महिला को गोली लगी है, तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 307 के तहत, और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर। घायल महिला को फौरन ग्वालियर रेफर किया गया। मोमोज के बदले गोली, ये वारदात दिल दहलाने वाली है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात एमपी में कायम अंधेरे की। बंद और खराब स्ट्रीट लाइट की वजह से लोग परेशान हैं। जैसे ही शाम ढलती है, शहर अंधेरे की चादर में ढक जाता है। ये कहानी हर दिन की है, भोपाल हो, उज्जैन हो या फिर ग्वालियर, हर जगह यही हालात हैं। स्ट्रीट को लेकर नगर निगम के अधिकारी मौन हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। सिर्फ ये ही कहा जाता है कि जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा, लेकिन सवाल यही आता है कि कब होगा समाधान। बंद स्ट्रीट लाइट की वजह से हर दिन लोगों को अंधेरे से फाइट करनी पड़ती है। शहर शहर अंधेरा, जिंदगी पर भारी। शाम होते ही राजधानी भोपाल के कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को या आम जनता को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और इस वजह से कई बार वो हादसों के शिकार हो जाते हैं। अभी हम जिस जगह पर हैं, आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से लोग आने और जाने वाले लोगों को अंधेरे में से ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके लिए जिस रोड से वो गुजर रहे हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। बंद स्ट्रीट लाइट, अंधेरे से फाइट। कई बार ऐसे सुनसान इलाके दुर्घटनाओं का और लूट का, अन्य दूसरी प्रकार की घटनाओं का होने का भी कारण बनते हैं। यहाँ के आम लोगों का कहना है कि हमने कई बार इस विषय में जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार कौन? यहाँ लाइट नहीं रहती है, वहाँ प्रयास करते हैं लाइट बनी रहे। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिग्नल हैं, तो अधिकांश जगह सौर ऊर्जा से चलते हैं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा वीकनेस आती है सौर ऊर्जा में, लेकिन लगातार प्रयास रहता है कि हर चौराहा ट्रैफिक सिग्नल चलता रहे। अंधेरे में शहर, हर दिन की यही कहानी है। शाम ढलते ही राजधानी भोपाल में अंधेरा छा जाता है। कहने को तो सड़क पर स्ट्रीट लाइट है, लेकिन
महीनों से बंद पड़ी हैं। लोग परेशान हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से अनजान हैं। कुछ ऐसे ही हालात ग्वालियर शहर के हैं, जहां अंधेरे की चादर में धीमी रफ्तार में वाहन चलते हुए नजर आते हैं। कहने को तो ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्षेत्र है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की बत्ती महीनों से गुल है। स्ट्रीट लाइट के पूरे सिस्टम को आपको समझना होगा। स्ट्रीट लाइट का जो मेंटेनेंस है, लाइट नगर निगम लगाता है, कई बार उसमें फेस गायब हो जाता है। अभी हमने कई जगह लाई, 1-2 जगह शीशे में बॉक्स भी चोरी हो गए। इसके लिए व्यवस्था बनाई है। एमपी भी नगर निगम दोनों मिलकर जब काम करेंगे तब ठीक है। इसमें एक तो सड़क में गड्ढे, ऊपर से बत्ती भी गुल, ऐसे में लोगों की मुसीबत डबल हो गई है। कब हादसा हो जाए कुछ नहीं पता। स्ट्रीट लाइट जनता के लिए बंद है, सड़कों पे नहीं है, और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनके बंगले चमचमा रहे हैं, उनके लिए लाइट पहुंच जाती है, लेकिन जनता के लिए देने को नहीं है। पूरी तरह से अंधेर नगरी जो मची हुई है, उसका उदाहरण ये अंधेरी सड़कें, ये अंधेरे मोहल्ले। सर बहुत खराब है, हर जगह अंधेरा पड़ा है। इतना व्यस्त चौराहा होने के बाद भी इस समय आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा मचा हुआ है। ना ही कोई चीजें दिखती है यहाँ पर, ना ही कोई साइन बोर्ड दिखते हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि सरकार स्ट्रीट लाइट को लेकर चिंतित है और इसका समाधान किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट का सही करना उस क्षेत्रीय नगर निगमों का काम होता है। जिस नगर निगम एरिया में, वहाँ के नगर निगम एरिया के आयुक्त को, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी चिंता करते हो, ठीक हो। पूरे प्रदेश में आप करेंगे इसके लिए? नहीं, ये प्रदेश हमारा, मेरा कर्तव्य, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने सब जगह के सजग हैं, और जब शिकायत मिलती है उसको दूर करते हैं। अब समाधान कब होगा इसका कुछ नहीं पता है। जनता है परेशान हो रही है। बोर्ड तो मिल गया है, अब 4 साल तक आश्वासन से काम चल जाएगा। फिर चुनाव आएंगे तो जनता से राम राम करने जाएंगे और फिर वादों की एक नई कहानी सुना देंगे। जनता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। और ये हालात सिर्फ ग्वालियर की नहीं, मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों की है, और छोटे कस्बे या छोटे शहरों के हालात तो और भी बुरे हैं। देखना यही है कि इन हालातों पर मंत्री या अफसरों की कब निगाह पड़ती है और कब हालात बदलते। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब तो कहना ही पड़ेगा कि जी